अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। इससे पहले दुनिया भर के लोगों ने कोरोना की वबा को झेला है और इस वबा के दौरान हज़ारों लोग ऐसे थे जो अपनी ज़िंदगियों से भी महरूम हुए और बड़ी तादाद में लाखों करोड़ों लोग इस कोरोना की वबा से मुतासिर भी हुए। लेकिन बरतानिया में रहने वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। बरतानिया में एक ऐसी वबा आ चुकी है, तकरीबन ये खांसी है और जो 100 दिन तक रहती है, और इस दौरानिए में जो मरीज़ हैं उनको खांसी के अटैक्स भी होते हैं और फिर ये एक शख्स से दूसरे शख्स को भी ये मुंतकिल होती है और इस दौरान ख़ासी मुश्किलात का सामना रहता है। इस सारे मामले को लेके अब बरतानिया में रहने वाले जो लोग हैं उनमें ख़ासी तशवीश पाई जाती है और साथ ही साथ जो खांसी 3 माह तक जारी रह सकती है और इस वबा में 250% इजाफा देखने में आया है। आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तेज़ी के साथ फैल रही है। और सबसे ज़्यादा जो है वो लंदन में लोग इससे मुतासिर हुए हैं। लंदन में 100 रोज़ तक जारी रहने वाली खांसी की वबा अब मुकम्मल तौर पे फैल चुकी है और इस दौरान डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि खांसी के दौरे पड़ने का ख़तरा भी मौजूद है। डॉक्टर्स ने शहरियों को वैक्सीन लगवाने और न्यू ईयर पर समाजी फासला रखने की भी तलकीन की है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो न्यू ईयर है इस पे कोशिश की जाए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस पे अमल दरामद करके और हाथ मिलाने से भी गुरेज किया जाए। बरतानिया की हेल्थ एंड सिक्योरिटी एजेंसी ने ख़बरदार किया है कि वालिदैन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करें और उन्हें खांसी से बचाने की वैक्सीन लगवाएं। इसी मामले पे बात करेंगे। डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस साहब फिजिशियन हैं, कंसल्टेंट हैं, स्कॉटलैंड से हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हसन अवान साहब ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अवान साहब, आप बताइएगा कितने इलाके हैं जो अब तक इस मर्ज़ की लपेट में आ चुके हैं? जी देखें, ये जो अभी अलर्ट जारी हुआ है इसके मुताबिक तो बहुत सारे इलाके हैं बरतानिया के जहाँ पर जो है ये मर्ज तेजी के साथ जो है वो फैल रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिसको भी खांसी जो है वो स्टार्ट होती है वो तकरीबन 30 डेज तक जो है ये इसी तरह स्टे करती है और इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर भी काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो लोग हैं और बाज़ केसेस में तो ये तकरीबन 100 डेज तक जो है ये खांसी जो है वो जारी रहती है। हालांकि लोग जो है वो अपने जीपी से भी रब्ता कर रहे हैं, डॉक्टर से भी करें, लेकिन वहाँ पर भी दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो ज़्यादातर पेशेंट को यही मशवरा दिया जा रहा है कि वो घर पे रहें और ज़्यादा जो है वो अपना सोशल कॉन्टैक्ट ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ये खतरा पैदा हो रहा है कि अगर आप ज़्यादा सोशल कॉन्टैक्ट रखते हैं तो इससे ये मर्ज जो है वो मजीद फैल सकता है। और जैसे हम देख रहे थे कोविड के दौरान भी बार बार ये कहा जा रहा था कि आप ज़्यादा शेक हैंड ना करें, ज़्यादा जो है वो गले एक दूसरे से ना मिलें, तो वो वही जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो कही जा रही हैं और लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे किन्हीं के साथ जो है वो हेलो हाय करते हैं, जिस तरह किसी के साथ मिलते हैं तो हाथ बनाने से भी लोग गुरेज कर रहे हैं और कुछ लोग तो इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं। मेरी अभी डॉक्टर साहबान से बात हो रही थी, वो खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जिस तरह कोविड के दौरान काफ़ी पाबंदियाँ हो रही थी और अगर ये इसी तरह जो है वो फैलता रहा तो फिर कुछ पाबंदियाँ मजीद भी जो है वो मैंडेटरी भी लग सकती हैं। लेकिन फिलहाल तो सिर्फ जो है वो तजावीज़ दी जा रही हैं कि आप जो है वो एहतियात करें और इसके फैलाव का बाइस ना बने, क्योंकि जब ये कुछ दिन पहले भी जो है इसी तरह वबा तेजी के साथ फैली थी तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी का बाइस बनी थी। और ये भी आपको बताता चलूँ कि अभी ये जो है बरतानिया की जो हेल्थ एंड सिक्योरिटी एजेंसी है, अभी उन्होंने खबरदार किया है और ये कहा जा रहा है कि जो NHS के जो थिंक टैंक है वो बड़ी जो है इसको एहतियात के साथ इस सारे जो भी इस वक्त सिस्टम चल रहा है उसको देख रहे हैं और इस पर मुशावरत जारी है कि इसको रोकथाम के लिए जो है वो GP लेवल पर क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। ये इस वबा में कह रहे हैं बच्चों में बड़ी तेजी के साथ फैल रही है और क्रिसमस के दौरान भी जो है वो लोगों को कहा गया था कि वो एहतियात करें और अब चूंकि न्यू ईयर जो है वो आ रहा है तो अब न्यू ईयर पर जो है वो लोगों को एहतियात करने के लिए कहा जा रहा है। और ये आपको बताऊं कि जो बहुत बड़ी पार्टीज होती थी और वो उससे लोगों को जो है महतात रहने का कहा जा रहा है कि आप कोशिश करें कि इंडोर जो बड़ी पार्टियां हैं वो करने से एहतियात बरतें, क्योंकि जब लोग बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो उससे जो है वो इसके फैलने का खतरा जो है मजीद बढ़ जाता है। जी
जी ठीक है, अब मैं डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा, क्या इस तरह की वबा पहले भी रिपोर्ट हुई है, और क्या ये खांसी, ये मर्ज़ पहले से मौजूद था कि 90 रोज़ तक, 100 रोज़ तक आपको खांसी रहे? जी फैसल, इसमें ये तो हमें पता है पुराना, ये कोई नया डिजीज नहीं है, जैसा कि कोरोना वायरस था, कोविड था। तो उसमें ये इसके लिए एहतियाती तदाबीर पहले से ही की जाती हैं, और ये जो वैक्सीनेशन स्कीम है बच्चों की ना, उसमें ये वैक्सीन लगाए जाते हैं, जो कि 2 महीने पे, 3 महीने पे और 4 महीने पे, 8, 12 एंड 16 वीक्स पे। तो ये इसकी प्रिवेंशन तो की जाती है, और ये पहले से हमें पता है। लेकिन ये होता है कि जो बाज़ दफ़ा ये सर्दी में ख़ास तौर पे जब लोग जमा होते हैं और ज़्यादा गैदरिंग्स वगैरह होती हैं, स्पेशली जैसा अभी अमान साहब ने कहा क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे, तो उसमें भी इसके फैलने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये खांसने से हवा में शामिल हो जाता है या छींकने से हवा में ये इसके जरासीम शामिल हो जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये वायरल है, ये बैक्टीरियल है, इस मर्ज़ का नाम क्या है, फैमिली कौन सी है? जी जी, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको वूपिंग कॉफ कहते हैं, और इसका जो बैक्टीरिया है उसका जो नाम है वो है बोर्डेटेला पर्टोसिस, और इसका दूसरा नाम वूपिंग कॉफ का पर्टोसिस भी है। तो ये पहले से ये है, जैसे कि मैंने कहा, इसके लिए एहतियाती तदाबीर की जाती हैं, वैक्सीनेशन बच्चों में किया जाता है इसके प्रिवेंशन के लिए। लेकिन जब ये फैलता है तो ये ज़ाहिर वैक्सीनेशन किसी चीज़ की गारंटी नहीं होता कि इसमें आपको होगा ही नहीं, और वैक्सीनेशन से भी ये हो जाता है इसमें। तो इसका बहरहाल ये कि और दूसरी बात ये कि एकदम फौरन सिम्टम्स नहीं इसमें ज़ाहिर होते हैं, 7 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड जिसे हम कहते हैं वो होता है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स शुरू होते हैं, जैसे कि हल्की खांसी होती है, छींकें आनी शुरू होती हैं, बुखार होता है, और उसके साथ नाक बहने लगती है ना। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं, और इसको अगर कंट्रोल पता चल जाए कि ये है तो कंट्रोल भी किया जा सकता है। आम जो एंटीबायोटिक्स हैं उनसे इसका इलाज हो सकता है, और वैसे देखा जाए तो 3 हफ्ते के बाद ये बैक्टीरिया जो होता है ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि लेकिन इसमें बाज़ जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ये टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि नाक में और गले में सूजन थोड़ी सी पैदा कर देता है, स्वेलिंग हो जाती है, एडीमा हो जाता है, और उससे फिर ये कि उसमें ख़ास आवाज़ आती है जिसकी वजह से इसको वूपिंग कॉफ कहलाते हैं, कहा गया है कि जब खांसते हैं तो उसमें, यानी ये हुर्फ़े आम में काली खांसी इसको कहेंगे हम, जो हम आम तौर पे कहते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे आई एम नॉट श्योर 100%, लेकिन ये वही जी काली खांसी हो सकता है कि यही वो हो जिसको कि वूपिंग कॉफ होता है, और उसमें खास किस्म की आवाज़ जो है वो आती है उसमें। सही है। मैं ज़रा डॉक्टर इदरीस साहब से भी जान लेता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या ये काली खांसी ही है, और 90 से 100 रोज़ तक इसका जारी रहना, उसकी क्या वजह हो सकती है? जी अस्सलाम वालेकुम। अब जो स्टैटिस्टिक्स डिस्कस हो रहे हैं उनमें खांसी जो मेजॉरिटी केसेस में तो जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ केसेस प्रॉन्ग हो सकते हैं, और उसकी ज़ाहिर है वजह यही है कि कोविड के दौरान जो वैक्सीनेशन था उसका प्रोग्राम कंटिन्यूस नहीं रह सका था, और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन चाहिए थी, तो अब वो इस इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा प्रॉन्ग्ड जो प्रॉब्लम है उसमें आ रहे हैं। तो एज इट इज़ ये पुरानी बीमारी है, हमें पता है, और पहले तो 100,000 से ज़्यादा केसेस होते थे। अब चूंकि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होने की वजह से और उस पर स्ट्रिक्टली एक्ट करने की वजह से इसके केसेस ना होने के बराबर थे, लेकिन जाहिर है जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस नहीं चला तो ये डिजीज़ जो है रीएक्टिवेट हो गई है, और लेकिन इंशाल्लाह जल्दी इस पर भी काबू पा लेंगे। जी ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, आप बताइएगा अभी कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ये मर्ज़ ज़्यादा है?
देखिए, लंदन के कई 4-5 इलाके हैं जहाँ पर ये तेजी के साथ फैल रहा है। इसके अलावा बरतानिया के दीगर भी 3-4 शहर हैं। अभी उन्होंने इस तरह डाटा तो जारी नहीं किया, लेकिन लंदन में हम देख रहे हैं कि लंदन के जो काफ़ी बोरोज हैं, जिसके अंदर रेड ब्रिज बोरो है, फिर ये ईलिंग है, फिर हैरो है, इधर काफ़ी ज़्यादा है इनमें। और यही वजह कि सर्जरीज के अंदर आप जब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए भी अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चल रहा था। कहा जा रहा है कि तकरीबन 250 से 300% तक जो है वो इसके केसेस के अंदर जो है वो तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। पहले ये कम थे, अब चूंकि बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए अब जो है वो आप कह सकते हैं कि काफ़ी कंसर्न है। NHS भी काफ़ी कंसर्न है। इसके अलावा जो बरतानिया की नेशनल हेल्थ एंड सिक्योरिटी एजेंसी है, वो भी काफ़ी सारे कंसर्न इसके ऊपर शो कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज के अंदर जो GPs हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इनको एक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको उनकी जो अपॉइंटमेंट्स बनाए, तो उसके लिए भी जो कुछ एहतियाती तदाबीर के लिए जो है वो कहा जाए। और अभी भी पहले ही भी लोग जो है वो, मैं कह सकता हूँ कि कोविड से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकले। उसके बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि कोविड तो चला गया है, कई साल हो चुके हैं, लेकिन उसके जो असरात हैं अभी तक भी लोगों की जिंदगियों पर जहनी तौर पर भी मौजूद हैं। और बहुत सारे लोग जो है अभी तक उस ट्रॉमे से बाहर नहीं निकल सके। और ऐसे में जो है फिर इस तरह की एक दूसरी वबा का फूटना और फिर उसके अंदर जो है वो लोगों की परेशानियों में जो है वो इजाफा होना, काफ़ी लोग जो है वो इस हवाले से मैं जब हम बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि लोग, अगर किसी को बुखार भी है या किसी को इस तरह की खांसी आ रही है, तो वो एक बीमारी के साथ साथ एक अजीब सी अजियत के अंदर मुब्तला दिखाई देता है कि पता नहीं मेरे साथ जो है वो क्या होने जा रहा है। फिर मुझे दोबारा कि कोविड की सिम्टम्स तो नहीं हो गई, फिर दोबारा मुझे कोविड तो नहीं हो रहा। तो वो लोगों के ज़हनी तौर पर जो इसके असरात पड़ रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से बीमारी से भी ज़्यादा डेंजरस है और वो परेशानी का ज़्यादा बाइस बन रहे हैं। जी ठीक है। डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, इस बीमारी का प्री कोविड सिनेरियो क्या था और क्या पोस्ट कोविड जो नंबर ऑफ पेशेंट है उसमें इजाफा हुआ? फैसल, इसमें प्री कोविड जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था। और ये अब हम, क्योंकि हमारी अवेयरनेस भी बढ़ गई है और हम हर इन्फेक्शन को हम यही समझते हैं कि शायद कोविड है, जैसे अवान साहब ने कहा कि वो ट्रॉमा जो है लोगों के जहनों में है। और बहुत सारे देखें आपने जो डेथ्स हुई हैं, इतनी डेथ्स हैं कि हर फैमिली में कोई ना कोई किसी का जानने वाला जो है, तो वो ट्रॉमा सबके जहनों में है। और उसकी वजह से हम ज़्यादा अलर्ट हो गए ना। अब जो भी खांसी होती है, बुखार होता है, सबसे पहले जहन में वही चीज़ आती है कि कहीं कोविड तो नहीं है। और उसके लिए फिर ये है कि वो टेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम कोविड के लिए तो हम वो लेटरल फ्लो टेस्ट है, यहाँ पे अब भी होता है मरीजों में, जिसमें भी सिम्टम्स होते हैं खांसी, नज़ला और बुखार के या सांस फूलने के, तो वो उनमें टेस्ट होता है और उससे पता चल जाता है कि ये कोविड नहीं है। लेकिन इसके लिए जो वूपिंग कॉफ है, यूजली जनरली जो बच्चों में ज़्यादा अफेक्ट करता है, ये बड़ों में होता भी है तो इतना ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स इसमें नहीं होते। और उसके लिए ये कि अब जो है ये अवेयरनेस, जैसे मैंने बताया, बहुत बढ़ गई है और उसकी वजह से केसेस की तादाद भी ये आई डोंट नो, अभी ये जब इस पे थोड़ा सा तहकीक होगी, रिसर्च होगी और हमें रिजल्ट्स पता चलेंगे तो शायद हमें कोई और नई चीज़ भी सामने आए। लेकिन अभी तक जो कुछ है वो यही है कि पहले के मुकाबले में केसेस बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे एरियाज जिसमें डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं, जैसे कि अभी अवान साहब ने कहा ईलिंग है, ईस्ट लंदन का एरिया है, कुछ वेस्ट लंदन के इलाके हैं जैसे वॉन्सवर्थ का है। तो ये एरियाज हैं जहाँ पे एक तो सोशो इकोनॉमिकली भी थोड़े से लो हैं कुछ लोग, जिनमें ज़्यादा ये फिर होता है। और लेकिन बहरहाल ये तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है पहले के मुकाबले में। जी डॉक्टर इदरीस साहब, कोविड के दौरान लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत कंप्रोमाइज़ हुआ, कमज़ोर भी हुआ। आप क्या, जब आप पेशेंट्स को देख रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, आपके मुशाहिदे में क्या बात आई कि क्या वो इम्यून सिस्टम रिटेन हो गया या जितना पहले वो मज़बूत था
उस तरह रहा या कमज़ोर है जिस वजह से अब डिफरेंट बीमारियां अटैक कर जाती हैं? नहीं, ऐसा इम्यून सिस्टम जो है जी, उसमें आप ज़ाहिर है वैक्सीनेशन का प्रोसेस एक मेजर फैक्टर है, और उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी जो रेगुलर हम करते हैं और करते रहे हैं कोविड के दौरान, वो भी इम्पैक्ट हुई है। और उसके साथ साथ अगर हम दूसरे फैक्टर्स देखें जिनमें डाइट, एक्सरसाइज और वैक्सीनेशन, ये तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। और हमें पता है कि ड्यूरिंग कोविड सारा फोकस हमारा कोविड वैक्सीनेशन पे, कोविड प्रिवेंशन पे, इस पे चला गया, और उसके दौरान जो वैक्सीनेशन प्रोसेस दूसरी डिजीज़ का था वो उतना एक्टिव नहीं रहा, और उस वजह से ये जो अब कुछ केसेस जो एक शुरू हो गए हैं वो मेनली उस वजह से हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये हमारा जो वैक्सीनेशन सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शनल हो जाएगा। और वैसे भी NHS ने तो अब दोबारा से सबको एडवाइस दे दी है कि जो बच्चों को वैक्सीनेशन रेगुलर होता है उसको रेगुलर करवाएं, और उसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी वैक्सीनेशन है, और वो अडल्ट्स जिनको पहले से इस बीमारी की वैक्सीनेशन नहीं हुई वो भी अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसा इम्यून सिस्टम एज इट इज़ इन जनरल वीक हुआ है, बल्कि क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोसेस जो इंटरप्शन हुई है उस वजह से ज़्यादा मसाइल अब हमें फेस करना पड़ रहे हैं। लेकिन लकीली अभी इतने ज़्यादा केसेस तो नहीं है। ज़ाहिर है ये बड़ी कंटेजियस डिजीज़ है, और हम सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम पहले से हर डिजीज़ जैसे कोविड के लिए करते हैं, जिस तरह से हम फ्लू के लिए करते हैं, वो सारे के सारे मेजर्स एप्लीकेबल हैं इस डिज़ीज़ के बारे में भी। और हमेशा से यही एडवाइस है, जैसे हम कहते हैं मास्क का इस्तेमाल करें, क्राउडेड प्लेसेस से बचें, और मिलने मिलाने का जो क्राउडेड एरियाज़ हैं उनसे भी इज्तनाब करें। और अगर किसी को इस तरह की अलामत हैं तो वो थोड़ी बहुत आइसोलेशन या फिर मास्क का इस्तेमाल करने से इस डिज़ीज़ को स्प्रेड करने से रोका जा सकता है। तो ये मेजर जो है ये तो हर डिज़ीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं जिसके लिए सबको ही करना चाहिए। हम पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर देखें तो यहाँ पे अब हमें नज़र आ रहा है कि इतना स्मोक है, इतना मतलब स्मोक जो है धुआं एनवायरनमेंट में, ना सिर्फ ये कि वो बर्निंग ऑफ द जो ये कर रहे हैं हमारे किसान भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा बर्निंग कर रहे हैं अपनी क्रॉप्स, जो राइस क्रॉप्स के जो लेफ्ट ओवर थे उनकी वजह से इतना ज़्यादा धुआं एनवायरनमेंट में है, वो कहीं डेंजरस है इन वायरसेस से, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके लंग्स में जा रहा है और वो लंग्स की फंक्शनैलिटी को बैडली इम्पैक्ट करता है। और उन लोगों को जिनको पहले से अस्थमा है, COPD है, या लंग डिजीज़ ऑलरेडी हैं, या फिर हार्ट फेलर के मरीज़ हैं, या क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनकी तो ज़िंदगी अजीरन हो जाती है ना इस तरह के स्मोक के एनवायरनमेंट होने की वजह से। तो इससे भी बचाव के लिए मैं सब बहन भाई जो भी आपकी तवज्जो से इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि मास्क का इस्तेमाल आपको लाइफ सेविंग हो सकता है, और आपको बहुत सारी दवाइयों से और बहुत सारी मेडिकल कंसल्टेशन से बचा सकता है। मास्क का इस्तेमाल करना मच चीपर है दवाइयाँ खाने से और मेडिकल कंसल्टेशन लेने से। जी ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अवान साहब ये बताइएगा अब जो एडवाइजरी है वो क्या है, और बिलखुसूस अब जब इवेंट्स हैं, न्यू ईयर है, किन बातों का ख्याल रखना होगा? देखें, न्यू ईयर पर जो है वो सेंट्रल लंदन में जो है वो तकरीब होती है हर साल, और उसके अंदर लाखों लोग शिरकत करते हैं। तो इस मरतबा भी ज़ाहिर है लाखों लोगों का प्लान किया गया शिरकत का, और इस वाले से हम देख रहे हैं कि अब काफ़ी कंसर्न उसके बारे में शो किए जा रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि लोग जो है वो एडवाइजरी के तौर पर मास्क पहन कराएं। अभी मैंडेटरी तो नहीं किया, लेकिन एडवाइस किया जा रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मास्क पहने, ताकि अगर किसी को
कि किसी की में ये वायरस है तो वो स्प्रेड ना हो सके। और आपको इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि इसके अलावा भी जो दूसरे सिटीज़ के अंदर भी इस तरह के बड़े बड़े न्यू ईयर के इवेंट्स हो रहे हैं, सब जगह पर जो है वो इसी तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है। चूँकि ये भी जो एडवाइजरी काउंसिल है उसके बाद अब NHS जो है वो भी कंसल्ट कर रही है कि वो इस पर जो है वो ज़रूर अपनी एडवाइजरी नोट जारी करे ताकि लोग जो है वो इस वबा से जो है वो बच सकें और ये ज़्यादा फैलाव का बायस ना बने। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि जो ऐसे इलाके हैं एशियाई इलाके खास तौर पे, उसके अंदर जो है ये वबा इस वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और उसकी यही वजह है कि उन्हीं इलाकों के अंदर जो है वो भी एक अलर्ट भी जारी किया गया है ताकि और दूसरी बात है सर्जरीज के अंदर भी हम देख रहे हैं कि सर्जरीज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एहतियात की जा रही है। जो भी पेशेंट इस तरह का आता है जो खांस रहा होता है उसको कोशिश की जाती है कि दूसरों से थोड़ा सा आइसोलेट करके उसको देखा जाए ताकि वो फैलाव का बायस ना बने। तो कंसर्न तो काफ़ी शो किए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर अभी कोविड का असर तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो इसके अंदर ऐसे आ जाता है वो अपने आप को यही समझता है कि जैसे उसको कोई कोविड की कोई नई किस्म जो है वो उसके अंदर मुब्तला हो गया। डॉक्टर फ़हीम साहब, इसका नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, इसका नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट का असल ये है कि एहतियात की जाए, जो चीज़ें आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं उनको अवॉइड किया जाए। जैसे डस्ट है, डस्ट की वजह से खांसी और ये ज़्यादा होता है। कमरे को थोड़ा सा ह्यूमिडिफायर अगर यूज़ किया जाए तो मॉइस्चर की वजह से भी ब्रीदिंग आसान हो जाती है। उसके अलावा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स हैं, वाटर बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया जाए, जो भी फ्लूइड हैं उसके। और अगर फीवर वगैरह है तो उसके लिए फिर सिंपल जो पैरासीटामोल वगैरह है उसका यूज़ किया जाए। तो ये बेसिक एहतियात तो यही है इसमें। और जैसे कि मैंने कहा कि ये यूजली तो एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड करता है ये वायरस, और अगर बैक्टीरिया, और अगर डेफिनेट डायग्नोसिस नहीं हो तो 3 हफ्ते के बाद यूजली सिम्टम्स स्लोली इम्प्रूव होने लगते हैं। वो जो 100 डे कॉफ है वो हर एक को नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में जो है वो ये लास्ट करती है काफ़ी लंबा। और उसमें भी रीज़न होते हैं किसी न किसी वजह से, या तो उनमें कोई और ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम है, या उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहले से ही प्रॉब्लम है। तो ये हर एक को नहीं होती 100 डेज तक, लेकिन ये कि इसमें काफ़ी हद तक लोगों को हो सकती है 100 डेज तक। सही है। अच्छा डॉक्टर इदरीस साहब, बच्चों में ये ज़्यादा है। बच्चों में हमने अक्सर भी देखा कि बच्चे खांसते खांसते फिर वो वॉमिट भी कर देते हैं, और फिर जब वो प्रॉपरली खाना उनका डाइजेस्ट नहीं होता, वीकनेस हो जाती है, दीगर बीमारियां अटैक कर देती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो क्या है? जी, ये बीमारी कॉमन बच्चों में इसलिए है कि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, और अगर उनको वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं हुई तो उनके चांसेस इस डिज़ीज़ की सेवेरिटी में ज़्यादा हायर हो जाते हैं। और इनिशियल ट्रीटमेंट जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जी इसमें हाइड्रेशन और पैरासीटामोल ही है, और अगर पेशेंट ज़्यादा थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा तो आइबुप्रोफेन भी यूज़ करते हैं टेम्परेचर को कम करने के लिए। और इसके साथ जो अदर मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो बड़ा सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी इसको इस क्लियर कर देता है इस डिज़ीज़ को। वो क्लैरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन कॉमनली अवेलेबल है पाकिस्तान में भी, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर डॉक्टर एडवाइस, और इससे जो है वो रिकवरी क्विकर हो जाती है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे लिया जा सके। और अगर किसी मरीज़ को क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, मसलन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अस्थमा COPD है, तो उन मरीज़ों को मुमकिन है कि हमें कोर्स ऑफ स्टेरॉइड साथ देना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो आपके लंग्स की रिएक्टिविटी और उनको टाइट कर देता है। दूसरा जो सेक्रीशंस होती है वो उसमें इकट्ठी हो जाती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती हैं और सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए स्टेरॉइड जो हैं आमतौर पे हम प्रेडनिसोलोन देते हैं, उसमें वो इन्फ्लेमेशन जो है, स्वेलिंग जो लंग्स की होती है वो कम हो जाती है 3 दिन के कोर्स के बाद, और वो जो एंटीबायोटिक है वो उसको इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, और लंग्स जो है
फंक्शन अपना प्रॉपर करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जब पहले तो एहतियाती तदबीर जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं सब नाजरीन के लिए। मैं अर्ज़ करता हूँ कि बार बार ये अर्ज़ करूँगा कि अपने आप को बचाओ जो है वो सबसे बड़ा इलाज है, और बचाव के लिए आपने वही कुछ करना है जो हम आपको कोविड के टाइम पे बताते आ रहे हैं। अगर हम यूके वाली बात कर रहे थे तो यूके में इस वक्त भी कोविड का जो नंबर है वो हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ गया है। उसके साथ साथ हमारा विंटर जो फ्लू होता है जिसको हम इन्फ्लुएंजा ए टाइप, और वो भी कॉमन हो गया है और उससे हमारा एडमिशन रेट हॉस्पिटल में बढ़ चुका है। तो सिर्फ यही एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है जो NHS पे बर्डन के तौर पे अब देखी जा रही है। इस वक्त हमें एक्स्ट्रा बेड जो हैं वो एलोकेट करना पड़ रहे हैं एडमिशन्स के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे मरीज हैं उनका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए सब नाजरीन जो है उनसे यही गुजारिश है, काइंडली अपनी सेहत का ख्याल रखें और मास्क का ज़रूरी इस्तेमाल करें, हाथ अच्छी तरह धोएं और क्लोज जो मिलना मिलाना है उससे इज्तनाब करें। तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अभी थोड़ा सा कपल ऑफ वीक्स में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी वेदर में, तो फिर आप सारी अपनी एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। जी ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे यहीं से बात आगे करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, ये बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, इस पे तो बहुत बात हो सकती है, लेकिन आप ये बताइएगा कि जो महकमा हेल्थ है, क्या आइंदा दिनों में कोविड जैसी पाबंदियां लगने का भी खदशा मौजूद है? हमें देखिए, मैं ना तो ऐसे लोगों को डराना चाहता हूँ, ना ऐसा अभी तक कोई ऐसी मालूमात नहीं आई, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि एडवाइस जरूर की जा सकती है कुछ चीज़ों में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप मास्क जो है वो इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है ताकि ये ना फैले। इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की एडवाइस ज़रूर ज़ाहिर है वो आ रही है, वो आप ऐसे कोशिश करें कि जहाँ पे हो सके कि आप ज़्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट ना करें। इसी तरह की जो है वो आ सकती है एडवाइजरी वगैरह, लेकिन पाबंदियों का जो है ना वो अभी तक कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा, और हम चाहते हैं कि पाबंदियां भी ऐसे ना लगे। लोग, मैंने जैसे आपको बताया पहले, काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान भी थे। अभी इस सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर नहीं निकल सके, क्योंकि जब पाबंदियां लग जाती हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, आपके कारोबार, काम, आपका हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। और लोग वैसे पहले ही काफ़ी ज़्यादा माली मुश्किलात का शिकार हैं। एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी के बिल की वजह से लोग बरतानिया के काफ़ी परेशान हैं। फिर जो है वो आजकल यहाँ पर जॉब्स का मसला बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी टेंस सूरत हाल के अंदर हैं, और अगर ऐसी सूरत हाल के अंदर पाबंदियाँ लग जाएँ तो मेरे ख्याल से लोगों की मुश्किलात के अंदर जो है वो काफ़ी संगीन हद तक इजाफा हो सकता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अभी ऐसा कोई फैसला नहीं करेगी, और इसकी शायद अभी जरूरत भी नहीं है। लेकिन एडवाइस की हद तक ठीक है कि एडवाइस जो है वो जो भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी इसको एडवाइस कर रहा है, और इसी तरह लोग एडवाइस किया जा रहा है कि आप कोशिश करें कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो वहाँ पर ना जाएं, और लोगों को ज़्यादा घुले मिले ना, क्योंकि अगर आपको कोई, और ये आजकल ये जो खांसी मैं देख रहा हूँ, ये आम खांसी से थोड़ी सी डिफरेंट ही है, क्योंकि जो खांसता है तो वो फिर काफ़ी देर तक जो है वो ऐसे ही खांस रहा होता है जैसे उसका जो है वो सांस उखड़ रहा हो। तो इस तरह की जो है वैसे भी और सा लगता है कि अगर आप इतना ज़्यादा खांस रहे हैं और किसी जगह पे जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है डॉक्टर्स की एडवाइजरी हद तक ये ठीक है कि हमें सोशल कॉन्टैक्ट ज़्यादा करने से गुरेज करना चाहिए, और ज़्यादा करीब होकर जो है घुलना मिलना नहीं चाहिए, ताकि इसका जो फैलाव है वो ना हो सके। जी डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, आपने कहा कि बच्चों में ये ज़्यादा है, क्या ये उन पे भी अटैक कर सकती है जो सीनियर सिटीजन्स हैं? जी फैसल, उन पे भी कर सकती है। बड़ी उम्र के जो लोग हैं अगर वो एक्सपोज होंगे इस वायरस से तो उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है।
क्योंकि ये वैक्सीनेशन यूजली बच्चों में होती है और उसके बाद फिर वो इसकी वैक्सीनेशन नहीं होती। तो ये एक बैक्टीरिया है और बड़े उम्र के लोग जिनमें के अक्सर जिनकी इम्यूनिटी कम होती है और दूसरी बीमारियां वगैरह होती हैं उनमें और मुख्तलिफ दवाओं पे होते हैं, तो उनको ये डेफिनेटली अफेक्ट कर सकती है। लेकिन इसमें एक तरह से ये एक अच्छी बात कहेंगे ये है कि जो पहले हमारा एक्सपीरियंस है उसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा ये पता चल गया कि अब करना क्या है। अगर कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो यूजली अवॉइड करते हैं दूसरे लोगों में से कांटेक्ट करना, और अगर किसी को पता हो कि किसी और को सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो भी अवॉइड करते हैं उनसे कांटेक्ट में आना। तो ये किसी उम्र के भी लोगों को अफेक्ट कर सकती है, और इसमें जो इम्यूनिटी का फैक्टर है वो इसमें शामिल होता है कि अगर जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उनको फिर कोई भी वायरस होता है वो या बैक्टीरिया होता है वो उसको इन्फेक्ट कर देता है और आसानी से उनको उसमें वो ग्रो कर सकता है और उनको बीमार कर सकता है। तो ये बड़े लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। जी ठीक। डॉक्टर इदरीस साहब, अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें, इसमें कोई जेंडर डिफरेंस भी है? मर्दों को ज़्यादा अटैक करती हैं जैसे बाज़ बीमारियां ख़ातीन को कम करती हैं, बाज़ औक़ात ख़ातीन को कुछ बीमारियां ज़्यादा अटैक करती हैं उसकी निस्बत मर्दों को कम करती हैं, या इसका कोई डिफरेंस नहीं है? ये बैक्टीरिया फीमेल मेल का कोई डिफरेंस नहीं करता? जी, जो वैक्सीनेशन रिकमेंडेशन है वो बच्चों के बाद प्रेग्नेंट वुमेन को है, क्योंकि उनमें रिस्क जो इन्फेक्शन का बढ़ जाता है, तो इसलिए लेडीज़ जो प्रेग्नेंट एज की हैं उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वैक्सीनेशन लगाई जा सकती है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि फ़ीमेल में शायद ज़्यादा डिजीज़ होती है, लेकिन ओवरऑल चूँकि एक बैक्टीरिया है और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो अडल्ट्स हैं या सीनियर सिटीजन हैं उनको ज़्यादा चांसेस इसलिए होते हैं कि उनको लॉन्ग टर्म मेडिकल इश्यूज चल रहे होते हैं, जिनमें डायबिटीज़ का होना है, कोई कैंसर ट्रीटमेंट हो रही है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या लिवर डिजीज़ है, या हार्ट प्रॉब्लम है, या लंग प्रॉब्लम्स हैं। तो ये लोग पहले ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस, तो उनमें जो है ये डिजीज़ ज़्यादा हो सकती है इर्रेस्पेक्टिव उनका जेंडर क्या है, उनकी एज क्या है। एक सवाल जो आपने गुलाम हुसैन साहब से पूछा उस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूं कि कोविड जो स्टार्ट हुआ था ना, उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमने करना क्या है एज ए मेडिकल प्रोफेशनल्स। वो एक ऑल टुगेदर नई बीमारी थी और उसमें एक तो वैक्सीनेशन नहीं था हमारे पास, उसको बनाने में कुछ टाइम लगा, और दूसरा उसकी एक्यूट प्रॉब्लम जो थी उसको ट्रीट करने का हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। उसको डेवलप करने में, उसको इन्वेस्टिगेट करने में हमें टाइम लग गया। लेकिन ये बीमारी जो है, क्योंकि ये कई मतलब मोर देन आई थिंक 100 ईयर्स नाउ, तो ये हम इसकी वैक्सीनेशन हमारे पास है जो बहुत ही इफेक्टिव है, और उस वैक्सीनेशन की वजह से ऑलमोस्ट ये डिजीज डिसअपीयर हो चुकी थी। अब दोबारा जो रीएक्टिवेशन हुआ है इसका, उसकी जाहिर है अब भी मैं अर्ज करूं कि वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे जो इम्पैक्ट आया उस वजह से ही हुआ है, और इसलिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से या कोई इस किस्म के पाबंदियों का कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और हमें पता है कि इस मरीज़ को या इन मरीज़ों को जो भी इस प्रॉब्लम में आएंगे उनको हमने ट्रीट कैसे करना है। तो इंशाल्लाह ये बड़ा मेजर मसला नहीं बनेगा। अच्छा डॉक्टर इदरीस साहब, ये भी बताइएगा जो बच्चों का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिस तरह डॉक्टर फ़हीम भी बता रहे थे कि उसमें ये वैक्सीनेशन होती है, तो वंस किसी को अगर इसकी वैक्सीनेशन हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए उसकी प्रिवेंशन हो जाती है, या उसके चांसेस बहुत कम रह जाते हैं कि ये बैक्टीरिया उसको अटैक करे? मेजॉरिटी केसेस, लार्ज मेजॉरिटी केसेस में उनकी फुली वैक्सीनेशन हो जाती है आफ्टर 3 इंजेक्शंस जो बच्चों को हम देते हैं उनके सर्टन एज ग्रुप में, और एक स्पेसिफिक पीरियड गैप के दौरान हम देते हैं। तो इसीलिए इसकी वैक्सीनेशन जो है
आफ्टरवर्ड हम नहीं करते अदर देन ओनली प्रेग्नेंट लेडीज़, क्योंकि उनमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता है। दूसरा ये होता है कि जो बेबी बॉर्न होगा उसके भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसको भी थोड़ी सी इम्यूनिटी माँ की तरफ से मिल जाती है, तो उसको प्रिवेंशन के तौर पे हम रिकमेंड करते हैं। और जिन भी ख़वातीन को हाई रिस्क होता है इन्फेक्शन का, उनको हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये रिकमेंड करते हैं कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। अदर देन दैट कोई भी इसको वैक्सीनेशन को अभी तक कोई रिकमेंडेशन नहीं आई कि हम अडल्ट या सीनियर सिटीजन्स को इस वैक्सीनेशन को दोबारा लगाएं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना डिफरेंस है उमूमी तौर पे ये जो वूपिंग कफ के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं आम पेशेंट को और एक प्रेग्नेंट खातून को, क्या कफ सिरप्स हैं या दीगर मेडिकेशन है उसमें कोई डिफरेंस है या नॉर्मल इंसान की तरह वो भी ले सकती हैं? नहीं जी, उसमें बड़ी स्पेसिफिक, बड़ी केयरफुल डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम रिकमेंड नहीं कर सकते एनी, और सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हम कोशिश करते हैं कि कोई भी मेडिसिन जो है वो ख़वातीन को ना दी जाए जो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि उस वक्त ऑर्गेनिफिकेशन मतलब बॉडी का बनना और उसके मुख्तलिफ आज़ाद जो उसको बन रहे होते हैं, और जो भी मेडिसिन हम देंगे उसका इम्पैक्ट आ सकता है बेबी की ग्रोथ पे, बेबी की नॉर्मेलिटी पे। तो हम अवॉइड करते हैं किसी तरह की भी मेडिसिन देने से। लेकिन जाहिर है जब लाइफ जो है वो थ्रेटन हो जाती है और हम फील करते हैं कि जी इस वक्त इनको एंटीबायोटिक देना या इनको और ट्रीटमेंट देना ज़रूरी हो गया है, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर स्पेसिफिकली हमें पता हो कि ये वूपिंग कफ ही है और इसको हम डायग्नोज बाय कल्चर कर चुके हैं या अदर प्रोसेसेस जो हमारे होते हैं उनके साथ अगर हम कर चुके हैं, तो फिर हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक और स्पेसिफिक पीरियड देंगे विद केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ द बेबी। तो वो एक डिफरेंट स्टेज और डिफरेंट सिनेरियो में हम उनको ट्रीट करते हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रीटमेंट प्लान्स डिफरेंट होते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस साहब आपका, गुलाम हुसैन अवान साहब आपका, डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब आपका। आज के से इतना ही। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद ये होता है कि हम अपने जो देखने वाले हैं उनको आगाह करते रहें, उनको ये बताते रहें कि वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए हैं या कौन कौन से ख़दशात जो हैं वो मंडला रहे हैं और किन बातों का ख़याल रखना चाहिए, किस अप्रोच के साथ आइंदा हफ्ते या आने वाले दिनों में बढ़ना चाहिए। और बिलखुसूस हम शुक्रगुज़ार भी हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो एशियन कम्युनिटी हमें बरतानिया में देखती है। आप लोग अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक से हमें अंदाज़ा होता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं या इसमें कोई मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश भी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।